नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में लगातार 4000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की रोजाना मौत हो रही है। भारत इस वक्त यकीनन कोरोना के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस बेकाबू है। हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना मौत का आंकड़ा भी 4000 के पार बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,57,299 नए कोरोना के केस आए। वहीं 4,194 संक्रमितों की महज 24 घंटों में जान चली गई। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर बेकाबू अभी भी हैं। वहीं 3,57,630 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ये हालांकि गनीमत की बात है, यानी 1,04,525 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 2,59,000 नए केस दर्ज किए गए थे और 4,209 संक्रमितों की जान चली गई थी। 21 मई तक देश भर में 19,33,72,819 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 14,58,895 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32,64,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिनका पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.12% है, जबकि रिकवरी रेट 87% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 12% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केसेस में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। वहीं दिल्ली में महज 24 घंटों में कोविड के 3,009 नए मामले सामने आए हैं, जो 1 अप्रैल के बाद सबसे कम है, जब एक दिन में 2,790 नए कोविड संक्रमण दर्ज किए गए थे। रोजाना टेस्ट पॉजिटिविटी दर में भी खासी कमी देखी गई है। 4 अप्रैल के बाद यह पहली बार है कि राष्ट्रीय राजधानी की कोविड पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आ गई है। आज के दिन में हर आदमी जो है म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी से थोड़ा परेशान है। म्यूकरमाइकोसिस जो है वो कोविड के साथ थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है और इससे ये डर बैठ गया है कि शायद ये बहुत प्रचलित है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रचलित नहीं है, बहुत रेयर है। कोविड के बाद कभी कभार ही होता है, पर हाँ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कुछ तो कोविड से ही इम्यूनिटी कम हो जाती है, वही थोड़ा रिस्क फैक्टर है, पर इतना बड़ा नहीं है। अगर आपका ब्लड शुगर ठीक नहीं है तो ये बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। ब्लड शुगर, अगर आपकी डायबिटीज़ पहले है तो कोविड से बहुत बार बिगड़ जाता है, कई बार कोविड से नया डायबिटीज़ भी बन जाता है। इसलिए अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो डायबिटीज़ के लिए या शुगर के लिए एक आध बार चेक कर लेना चाहिए। और तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि अगर किसी ने स्टेरॉयड लेने पड़े हैं कोविड के टाइम में तो उससे जो है ये बीमारी का प्रचलन फिर बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर मरीजों में तो ये तीनों सारी बातें होती हैं, तभी ये चीज़ आती है। बीमारी का इलाज हो जाता है, स्पेशली अगर टाइम से पकड़ ली जाए, और टाइम से पकड़ने के लिए जब नोज़ की स्टेज में हो तभी इसका पकड़ आ जाए तो ठीक रहता है। बीमारी बाद में फैल के आँख में भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, पर नोज़ में अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। नोज़ के अर्ली लक्षण क्या होते हैं? अगर फेस में थोड़ा सुनपन हो या डिस्कलरेशन हो, अगर मुंह के अंदर थोड़ा सुनपन हो या डिस्कलरेशन हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा हो, या फिर जो है आपके नाक से गंदी डिस्चार्ज हो रहा हो, या दांतों में थोड़ी बहुत पेन हो या दांत लूज़ हो रहे हो, तो ये इसके अर्ली लक्षण हैं। इस पर डिटेक्ट हो जाए ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अस्पताल में होता है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है, पर हो जाता है। तो अपना ख्याल रखें। दिल्ली सरकार शायद एक बार और फिर लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि उनके पास सीधे कहें तो दिल्ली सरकार निरंतर जो स्थिति कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन ही एक ऐसा समाधान है जिससे कहीं ना कहीं रास्ता मिलता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार की कहें तो कहीं ना कहीं टीकाकरण किया जा रहा है, लगातार कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं अब कोरोना वायरस के साथ साथ
ब्लैक फंगस भी कहीं ना कहीं अपने पैर पसारता नजर आ रहा है और हर तरीके से ब्लैक फंगस को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो वहां से भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि हम ब्लैक फंगस को रोकने के लिए भी कोशिश की जा रही है। लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है और तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर के लिए भी कहीं ना कहीं बच्चों को बचाने के लिए भी लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, आईसीयू बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मगर हालात अभी भी सामान्य नहीं है जिसको कहा जा सके कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जी राजीव तिवारी जी, आप दिल्ली में मौजूद हैं। मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि बार बार इस बात को लेकर बयानबाजी का दौर चलता रहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली में वेंटिलेटर्स की कमी है, दिल्ली में कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी है। बहुत सारी तमाम बहसबाजी हुई, बहस मुबाइसे हुए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है कि देश भर में 4000 से ज्यादा लोग रोजाना जान गंवा रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं बार बार ये कह रहे हैं कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा चुकी है, कोरोना पर नकेल कसी जा चुकी है। लेकिन 4000 लोग अगर डेली मर रहे हैं तो ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है, बहुत खतरनाक है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार सरकार जो है या फिर बड़े नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ों को छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से धरातल की, तो धरातल पर लगभग 4000 की पर डे के रोज के आंकड़े हैं जो मरने वालों के हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल इतनी सामान्य नहीं है। मगर जिस तरीके से नेताओं की बात करें, सरकारों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं तो स्थिति को कह रहे हैं कि नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है। मगर अभी तक जनता को ना तो ये समझ में आ रहा है कि सरकार क्या दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है, और कहीं ना कहीं जो धरातल पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, यानी कि अस्पतालों के बाहर की स्थिति के कहे या शमशान घाटों की स्थिति को कहे, तो कहीं ना कहीं वो इतनी डरावनी है कि लोग बाग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें कुछ ना कुछ और आंकड़े दिखा रही हैं और जनता कुछ और आंकड़े देख रही है। जी राजीव जी, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जहां एक तरफ देश कोविड-19 से जूझ रहा है, वहीं अब ब्लैक फंगस की मार भी देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रही है। बात करें अगर खासतौर पर राजधानी दिल्ली की, तो वहां पर भी ब्लैक फंगस के केसेस सामने आए हैं। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें कोरोना की, तो कोरोना की लहर बिल्कुल चल रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर उसकी लहर को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। मगर जिस तरीके से आप ब्लैक फंगस भी जो अपना पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर भी लगातार राजीव जी, माफी चाहूंगा, आपको मैं रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। कोरोना वैक्सीन और ब्लैक फंगस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते रहते हैं, कब सही काम को अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को अब कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर पहले भी राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। तो ये बड़ी खबर एनवी न्यूज के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। गंगा किनारे रेत में दबे शवों को लेकर भी मोदी सरकार को राहुल गांधी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश में पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते रहते हैं, अगर कोई प्रभावी कदम उठाए जाते तो देशवासियों को आज इस मुश्किल घड़ी से दो चार नहीं होना पड़ता। तो राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। कोरोना वैक्सीन और ब्लैक फंगस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर ताली थाली को लेकर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को कुछ संजीदा कदम उठाने होंगे। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी पहले भी मोदी सरकार और समूचे केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। गंगा किनारे रेत में दबे शवों को लेकर भी राहुल गांधी ने पहले ही अपनी नाराजगी जताई है। मोदी सिस्टम के कुशासन को राहुल गांधी ने कोरोना की जो जद है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के लगातार आ रहे मामलों ने भी चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में इसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। ऐसे में कई राज्यों ने इसे महामारी भी घोषित किया है। ब्लैक फंगस पर एक फंगल बीमारी है जो दांत, आंख, नाक, मुंह के जरिए दिमाग तक फैल सकती है। यह संक्रमण ज्यादातर उन्हीं मरीजों में देखने को मिला है जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान लंबे वक्त तक स्टेरॉइड दी गई या वो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर रहे। साथ ही डायबिटीज और अन्य बीमारियों से पीड़ित कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस होने का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। ये दो फंगस हैं, ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। एक्चुअली वो ब्लैक नहीं है, थोड़ा अल्टर्ड कलर स्किन का हो जाता है, जिसको भी मरीज को ये इन्फेक्शन होता है फंगस का। और दूसरा है व्हाइट फंगस।
उसको हम कहते हैं एस्परजिलोसिस। तो दोनों के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फंगस है ये उन्हीं लोगों में होता है जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, इम्यूनिटी कम हो गई या स्टीरॉयड के द्वारा इम्यूनिटी को दबा दिया गया हो। यदि स्टीरॉयड हम ज़्यादा लेंगे, एक्सेस लेंगे, ओवर डोज ऑफ स्टीरॉयड यदि किसी मरीज ने लिया है कोविड के ट्रीटमेंट में, तो उसको ये फंगस उभर के आ जाता है। तो ये एक मुख्य कारण है। हमारे पास अभी 12-13 पेशेंट हैं इसके कोविड के, जिसको कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। उसमें आधे से ज़्यादा वो पेशेंट है जिनका शुगर लेवल 500-600 चल रहा है और वो इंसुलिन भी नहीं ले रहे, क्योंकि वो टाइप 2 डायबिटीज़ के थे। वो स्टीरॉयड लेते रहे लंबे टाइम, 20-25 दिन स्टीरॉयड लिया और उसका एंड रिजल्ट ये हो गया कि उनको फंगस जो है जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं उसको लेके अब वो यहाँ पे भर्ती हैं लोकनायक में। तो ये स्थिति से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप स्टीरॉयड लीजिए। स्टीरॉयड लंबे टाइम तक बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी गाइडलाइंस हैं 10 दिन से ज़्यादा स्टीरॉयड नहीं देना चाहिए कोविड में, और स्टीरॉयड का डोज जो है वो धीरे धीरे टेपर करना चाहिए। एक डोज लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए। काफ़ी हमने प्राइवेट प्रैक्टिस में देखा है, कुछ जो होम केयर के पेशेंट्स हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जब स्टीरॉयड ले रहे हैं तो वो 2 या 3 हफ्ते के बाद ये कॉम्प्लिकेशन उभर कर आ रही है। तो ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि स्टीरॉयड बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, और जब आप स्टीरॉयड लेते हैं तो ब्लड शुगर को मॉनिटर करिए। 3 से 4 बार आपको शुगर रोज ग्लूकोमीटर से चेक करना होता है, और यदि शुगर बढ़ता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से शुगर को कंट्रोल करिए, इंसुलिन लीजिए, ताकि आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इस फंगस के रूप में ना बॉडी में पैदा हो। हम जो भी कोविड के पेशेंट आते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए कि ऑक्सीजन 95 से ऊपर है, हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट करते हैं सिलेंडर के माध्यम से, कंसंट्रेटर के माध्यम से, या जो भी ऑक्सीजन के सोर्स हैं उससे। तो कई बार ये हमने देखा है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें जो पानी डालते हैं ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन लेना होता है। यदि बिना पानी के ड्राई ऑक्सीजन होता है तो उससे थोड़ा इरिटेशन होता है, क्योंकि ये जो फंगस है आमतौर पर वातावरण में रहता है, पर किसी सामान्य व्यक्ति को ये इन्फेक्ट नहीं करता क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। पर कोविड के पेशेंट में जो स्टीरॉयड पे होते हैं और यदि उनके गले में प्रॉब्लम है और वातावरण में रूम में यदि ये फंगस है तो वो फेफड़े में चला जाता है, अपर एयर में चला जाता है, और उसके बाद उसको या तो सिर में दर्द होगा, आंखों को इन्फेक्ट करेगा, और आपके पैरानेजल साइनस में स्वेलिंग हो जाएगी, मुंह सूज जाएगा। ये सारे इसके लक्षण हैं, और सीटी स्कैन से पता चल जाता है कि ये फंगस उत्पन्न हो गया है। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। इससे बचने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरी बात, जो ब्लड शुगर के मरीज हैं उनको अपना ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं यदि बढ़ रहा है तो डॉक्टर की सलाह के साथ उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और जल्दी से जल्दी होम केयर से हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए यदि उनको इस तरह के लक्षण है। तो एम्फोटेरिसिन बी जो दवाई है वो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। पर क्योंकि ये 3 से 6 हफ्ते तक लेनी होती है, एक बार यदि किसी को ये हो जाता है तो कम से कम 1 महीना उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो एम्फोटेरिसिन बी है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी के हिसाब से देना होता है, और वो आपको लंबे टाइम देना होता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा पेशेंट्स बढ़ गए हैं तो मार्केट में इसकी शॉर्ट सप्लाई है। अभी हमारे यहाँ पर भी काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है जैसा मैंने बताया कि 3 से 6 हफ्ते तक का होता है। और कई बार एम्फोटेरिसिन भी काम नहीं करती तो उसके बाद सर्जरी करनी होती है, क्योंकि ये फंगल बॉल बन जाती है गले में, नाक के बगल में, और आँख। कई बार तो इससे आँखों की जो रोशनी है वो भी खराब हो जाती है, और आँख कई बार इफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये ब्रेन में चला जाता है फंगस, उसके बाद फेफड़े में चला जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, और ब्लड वेसल्स जो हैं उसको नष्ट कर देता है ये फंगस। तो ये बहुत खतरनाक फंगस है। इसका पहले चरण में ही डायग्नोसिस और एम्फोटेरिसिन के द्वारा इसका इलाज बहुत ही फल हैं, जैसे केला है या
सड़े या जो पुराने फल हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो फ्रीज में काफ़ी आपने देखा होगा कि एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते के पुराने जो हैं फ्रूट्स हैं वो हमेशा ताज़ा रखने चाहिए। फ्रिज की सफाई अच्छी करनी चाहिए। घर में जो है पूरी तरह से रोशनी होनी चाहिए। जहाँ पर भी सनलाइट होगी फंगस खत्म हो जाएगा। जहाँ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, जहाँ गंदगी होगी, जहाँ पर आप सफाई नहीं करेंगे, वहाँ पर निश्चित रूप से फंगस जो है वो उस रूम में, उस एटमॉस्फेयर में या वातावरण में रहती है। तो यदि आप उस वातावरण में, यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या आप शुगर के मरीज हैं और आपको कोविड भी हो गया है, तो निश्चित रूप से इसका खतरा ब्लैक फंगस का बढ़ जाता है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है कि आप जो आपके मास्क भी हैं वो भी अच्छी तरह से साफ करें। यदि आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं उसको सनलाइट में सुखाइए। ये बहुत आवश्यक है कि एक ही मास्क को आप बिना धुले हुए यदि आप 3 दिन 4 दिन पहनते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो डेली मास्क को चेंज करिए, डेली साफ मास्क पहनिए, सनलाइट में मास्क को सुखाइए। और जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही लेना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और तीसरा जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि व्हाइट फंगस क्या होता है, तो व्हाइट फंगस जो होता है वो एस्परजिलोसिस कहते हैं उसको, हम मेडिकल टर्म में एस्परजिलोसिस होता है। और उससे फेफड़े में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और जो ये व्हाइट फंगस है वो इतना खतरनाक नहीं है जितना कि म्यूकोरमाइकोसिस है, क्योंकि एस्परजिलोसिस का ट्रीटमेंट सरल है। और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो डीआरडीओ से जुड़ी हुई है। जी हां, एक बड़ी खबर एएनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद। डीआरडीओ ने एक और बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। दरअसल कोरोना वायरस एंटीबॉडीज डिटेक्शन किट डीआरडीओ ने तैयार की। जी हां, ये बड़ी खबर डीआरडीओ की तरफ से 75 मिनट्स में बता देगी शरीर में कितनी बनी एंटीबॉडीज। केवल 75 रुपए में हो सकेगी आपकी जांच। तो ये बड़ी खबर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जून के पहले हफ्ते में लॉन्च की जाएगी। ये किट 75 मिनट में बता देगी कि आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडीज मौजूद है। तो डीआरडीओ एक के बाद एक देश के लिए इस मुश्किल घड़ी में लगातार बेहतरीन काम करते हुए जा रहा है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये एक और बड़ा कदम। तो इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी राजीव तिवारी। राजीव जी, मैं दोबारा उसी सवाल के ऊपर आऊंगा कि जिस तरह से कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का जो मामला है वो सामने आया हुआ है, चाहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हम जिक्र करें या देश के अलग अलग हिस्सों की हम बात करें, लगातार ब्लैक फंगस का कहर भी अब देखने में आ रहा है। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है ब्लैक फंगस को लेकर खासतौर पर? देखिए बिल्कुल चाहे जिस तरीके से बात करें कोरोना की या फिर ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस को लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि उसको महामारी घोषित किया जाए। मगर हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अस्पतालों के अंदर की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मगर धरातल की बात करें तो कहीं ना कहीं धरातल पर कहीं ना कहीं सरकारों की खामियां देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है। मगर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के लिए कहीं ना कहीं लोग परेशान थे और लोगों की मौत भी हुई, वो स्थिति अब अस्पतालों के अंदर नहीं है, क्योंकि अस्पतालों के बाहर जो ऑक्सीजन के लिए मरीज बैठे हुए थे, बेडों की संख्या कहीं ना कहीं कम थी और उसकी वजह से मरीज जो थे अस्पतालों के अंदर एडमिट नहीं हो पा रहे थे। मगर जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा बल्कि कि देश को 1 साल का मुकम्मल वक्त मिला था कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने का। अब क्या आप ये ऐसा नहीं देखते हैं कि जिस तरह से ब्लैक फंगस ने एक दस्तक दे दी है देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में, देश के तमाम राज्यों में एक तरह से ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस की दस्तक भी एक तरह से आ चुकी है हमारे सामने, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हालात इससे पहले कि खराब हों, पहले से ही हमें चौकस रहने की जरूरत है, मुस्तैद होने की जरूरत है और ऐसे इंतजाम करने की जरूरत है कि जिस तरह से कोरोना ने देश भर में हाहाकार मचाया है, कोहराम मचाया है, ऐसे ही हालात ब्लैक फंगस की वजह से पैदा ना हो। शायद इसी वजह से बहुत से राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। तो क्या दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, जहां पर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के गांव देहात के लोग रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ब्लैक फंगस को दिल्ली में भी महामारी घोषित किए जाने की जरूरत है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस घोषित करना यानी कि महामारी घोषित करना चाहिए, मगर जिस तरीके से व्हाइट फंगस भी आ रहा है और कहीं ना कहीं उसकी भी स्थिति हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार कितनी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं जो दूसरी लहर थी उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बिल्कुल देरी की है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से कहीं ना कहीं सवाल भी पूछना चाहते हैं कि इतनी महंगाई और महामारी के बीच में दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है पहले और क्या जानना चाहते हैं दिल्ली सरकार से। मेरा नाम इंदिरा देवी है और पहली बात तो लोन खत्म करवाओ, मतलब माफ करवाओ, इतना ये लॉकडाउन लग रहा है, रोटी खाने के लिए नहीं, कहाँ से देंगे हम हैं। और दूसरा आप गेहूं दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, आप गेहूं को खाएंगे, सिंचाई के लिए भी तो पैसे चाहिए, काम तो खुलवाओ आप, यही कहना चाह रहे हैं हम तो। और तो ये है बच्चे तो भूखे में ना मरे, उसमें गैस भी चाहिए, आटा भी चाहिए, मेरे चाहिए, पैसा तो हो। तो क्या दिल्ली सरकार ने जो घोषणाओं की अनाउंसमेंट की थी क्या वो नहीं मिल पाई आपको? आपको क्या, हमारे को तो कुछ नहीं मिल रहा, हमारे को तो बस गेहूं ही गेहूं मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है, गेहूं को क्या चापेंगे, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, गेहूं ही गेहूं मिल रहे हैं। ये लोन वाले भी तो वो भेज रहे चिट्ठी, कहाँ से लोन दे जब पैसा हमारे पास भी, मैंने देखा इनके पास भी छोटे छोटे बच्चे। तो देखा है आपने किस तरीके से लोग बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या दिल्ली सरकार जितनी योजनाएं लेके आई है या फिर दिल्ली सरकार जितनी कोशिश कर रही है क्या वो धरातल पर कामयाब है। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप इधर आइए, पहले ये बताइए कि दिल्ली सरकार जो कोशिश कर रही है अस्पतालों के अंदर या फिर कोरोना को रोकने के लिए, ब्लैक फंगस को रोकने के लिए, कितने कारगर है? देखो जी, पहले तो मैं स्टार न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आके हमारे से पूछ रहे हैं, और हम अपने दिल की बात ये बता रहे हैं आपको कि हम सदर पालगंज यहाँ से चलते बैटरी रिक्शा चलाते साहब, हमारे पास कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। और राशन जो सरकार ने हमारे को फ्री दी थी कि 2 महीने की राशन फ्री है, उसमें बनी है हमारे से बेईमानी कर रहा है। गेहूँ चावल दे रहा, चावल भी नहीं दे रहा, साढ़े गेहूँ दे रहा है। और जो हमारे सीएम दिल्ली के केजरीवाल जी का मैं शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, अस्पतालों के अंदर कोई सुविधा की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक? सुविधा तो बहुत हो रही है जी, सुविधा की तो जो जब तक केजरीवाल जी हैं तो बहुत कुछ हो रहा है। उसकी जगह अगर जो कांग्रेस होती तो कितना गरीब आदमी मर जाता, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगाते। क्योंकि ये जो केजरीवाल जी हमारे बीच में आए हुए, हमारे सीएम दिल्ली के आए हुए हैं, ये बहुत अच्छे सीएम हैं और इनके पीछे इतने आदमी पड़े हुए हैं केंद्र के कि इनको हटाने के चक्कर में, कि अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं होगा। केजरीवाल ही रहेगा और केजरीवाल हमारी तरफ देखे, हम गरीबों की तरफ देखे। अब देखा आपने किस तरीके से जनता बता रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर कोशिश कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा भी बनती चली जा रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कैसे कहती है कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और सुविधाएं दी जाए, मगर केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम सुविधाएं दे रही हैं, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर राजनीति की जा रही है और जनता कहीं ना कहीं उस राजनीति का शिकार होती है। शुक्रिया राजीव जी, दिल्ली से इस जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ, एनबी के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बस मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।